फरवरी या मार्च की क्रांति। फरवरी मार्च की क्रांति में मतलब कि ये वो समय की बात है जब खूनी रविवार यानी 9 जनवरी 1905 की घटना हुई। उसके बरखी पर, उसके सालगिरह या बरखी पर, मतलब 9 फरवरी या मार्च की क्रांति, उसके बरखी पर यानी सालगिरह पर 1.5 लाख मजदूरों ने जार का महल घेर लिया। फरवरी या मार्च की क्रांति में 1.5 लाख मजदूरों ने जार का महल घेर लिया। अब जार का महल बहुत कारणों से घेरा। जनता के सही से गुजारा बसर नहीं हो रहा था। जनता खाने पीने के लिए तरस रही थी जनता, इसलिए जार के महलों को घेर लिया। और बार बार युद्धों में रूस का हारना भी ये कारण रहा। 1.5 लाख मजदूरों ने 1.5 लाख मजदूरों ने जार के महलों को घेर लिया। और सेना ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। अब जाहिर सी बात है, सेना ने गोली चलाने से इनकार कर दिया, मजदूरों ने घेर लिया, तो अब समस्या बहुत बड़ी खड़ी होगी। क्योंकि जब सेना गोली चलाएगी तो ये तो तितर बितर होंगे। तो जब 1.5 लाख मजदूरों ने घेर लिया जार के महलों को, सेना ने गोली चलाने से इनकार कर दिया और सेना भी मजदूरों से जा मिली और क्रांति का आगाज हो गया। सेना भी मजदूरों से जा मिली। क्रांति का आगाज हो गया। क्रांति का आगाज हो गया। जब क्रांति का आगाज हो गया मतलब कि जब मजदूरों ने जार के महलों को घेरा तो सेना भी गोली चलाने से इनकार कर दिया। सेना ने भी मजदूरों की क्रांति में शामिल हो गई और जब शामिल हो गई तो क्रांति बड़ा हो गया। अब जाहिर सी बात है, तो जार वंश का शासन समाप्त हो गया। रोमेनोव वंश उसको कहते हैं। जार का शासन है, रोमेनोव वंश का शासन कहते हैं, वो समाप्त हो गया। अब देखते हैं कि बेल्शेविक के मेंशेविक जो दो क्रांति के दल थे, बेल्शेविक और मेंशेविक जो दल था वो बशर्ते मित्र देशों से, उसमें मित्र देशों का हाथ था, इस तरह समझ सकते हैं। मित्र देशों का मतलब कि मित्र देशों की तरह काम कर रहा था वो। मेंशेविक में क्या था, उसमें मजदूर नहीं थे। उस दल में किसान, पूंजीपत, उद्योगपति। बेल्शेविक एवं मेंशेविक दल, बेल्शेविक मेंशेविक दल। बेल्शेविक और मेंशेविक दल में बेल्शेविक का विजय। बेल्शेविक का विजय बेल्शेविक और मेंशेविक दल में बेल्शेविक का विजय। अब बेल्शेविक का विजय इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि मेंशेविक जो थी ये मतलब उद्योगपति, पूंजीपति, इन सब के द्वारा चलाई जा रही थी।
इसका शासन करेंसी के हाथों में था। करेंसी जो मेंशेविक दल का मुखिया था उसके हाथों में इसका शासन था, और आज़ादी के तुरंत बाद इसने ही रूस पर शासन करना प्रारंभ कर दिया। आज़ादी के तुरंत बाद आज़ादी के तुरंत बाद मेंशेविक ने युद्ध को प्रारंभ रखा, यानी प्रथम विश्व युद्ध चालू था उस समय। युद्ध को प्रारंभ रखा जबकि रूस की जनता चाहती थी युद्ध बंद हो जाए, चूंकि यह दल पूंजीपति उद्योगपति का था। पूंजीपति और उद्योगपति का यह दल था। अब चूंकि यह दल पूंजीपति उद्योगपति मेंशेविक दल में शामिल थे, रूस की जनता चाहती थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रूस हट जाए, और रूस की इकोनॉमी तबाह हो चुकी थी। जबरदस्ती रूस के सैनिकों को भर्ती किया जा रहा था, न लड़ने का सामान दिया जा रहा, सही बंदूकें नए सही ट्रेनिंग दी जा रही थी, जिससे बार बार हार से रूस की राष्ट्रीय भावनाएं आहत हुई। इससे रूस की जनता चाहती थी कि रूस इस युद्ध से यानी प्रथम विश्व युद्ध से हट जाए। अब चूंकि यह दल उद्योगपति और पूंजीपति का था, इसलिए रूस नहीं हट रहा था। अब जब मतलब कि लेनिन और बेल्शेविक दल के बारे में देखेंगे। बेल्शेविक दल का विजय, बेल्शेविक दल का बेल्शेविक दल का विजय, बेल्शेविक दल का विजय। बेल्शेविक दल का विजय इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये मजदूर और किसान वर्ग का इसमें शामिल थे। बेल्शेविक दल का विजय, लेनिन जो इस दल का मुखिया हो जाता है, लेनिन स्विट्जरलैंड से लौटते ही, क्योंकि वो स्विट्जरलैंड पढ़ाई करने गया था, स्विट्जरलैंड से लौटते ही उसने मतलब स्विट्जरलैंड से लौटते ही लेनिन ने देखा कि मजदूर और किसान वर्ग में इन्हीं के ज़्यादा वहाँ बोलबाला हो जाता है। मजदूर किसान वर्ग मेंशेविक दल से असंतुष्ट है। तो
लेनिन ने कहा तो लेनिन ने कहा लेनिन ने कहा कि सारी सत्ता मजदूर और किसान वर्ग को दे दें। किसान वर्ग को दे दें। किसान वर्ग को दे दें। मतलब कि जब लेनिन स्विट्जरलैंड से लौटा तो उन्होंने देखा कि मतलब मजदूर और किसान वर्ग मेंशेविक दल से असंतुष्ट है और सत्ता अपने हाथों में रखना चाहते हैं। तो उन्होंने एक नारा दिया कि मजदूर और किसान वर्ग को सत्ता हस्तांतरित करो। करेंसी की सरकार बन के अस्थायी सरकार चल रही थी और युद्ध भी चल रहे थे। इससे संतुष्ट ही जनता असंतुष्ट थी और मतलब सारी सत्ता वो अपने हाथों में चाहती थी। सारी सत्ता अपने हाथों में चाहती थी। अब बेलशेविक दल का विजय देखते हैं कि मतलब कि कैसे इन्होंने मेंशेविक दल को हराया और करेंसी के सरकार को हटा दिया। करेंसी के सरकार को हटा दिया। बेलशेविक दल का विजय। बेलशेविक दल का विजय। दल का विजय। पहला तो मेन है कि मजदूर और किसान वर्ग का समर्थन। मजदूर किसान वर्ग का समर्थन। मजदूर किसान वर्ग का समर्थन, क्योंकि मजदूर और किसान वर्ग रूस की जनता में सबसे ज़्यादा थे। जब सबसे ज़्यादा लोगों का समर्थन हासिल था तो जाहिर सी बात है कि क्रांति में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि जहाँ ज़्यादा लोग क्रांति के पक्षधर रहते हैं वहीं पर क्रांतियाँ जल्दी हो जाती हैं। और योग्य नेतृत्व, दूसरा योग्य नेतृत्व। अब योग्य नेतृत्व में लेनिन था ही, स्टालिन हो जाता है। ये दोनों राष्ट्रीय भावनाओं से समर्पित थे। इनकी दोनों की अच्छी एवं नेतृत्व थी। रूस का क्षेत्रीय विस्तार। रूस का क्षेत्रीय विस्तार। देखो और सब देश मतलब छोटे हो सकते हैं, ये रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है आज भी। तो रूस से इतना बड़ा देश था कि यहाँ के क्रांतिकारियों को पकड़ना नामुमकिन था। नामुमकिन नहीं, बामुश्किल था। मतलब पकड़ ही नहीं पाते थे, क्योंकि साइबेरिया जैसे प्रदेशों में भाग जाते थे और दूर दूर भाग जाते थे। इसलिए यहाँ के मतलब कि ना पकड़ पाना एक भी मतलब कि क्रांतिकारियों को ना पकड़ पाना भी एक बड़ी बात थी। और सैनिकों को राष्ट्रीय भावनाओं से समर्पित होना। सैनिकों को राष्ट्रीय भावनाओं से समर्पित होना। राष्ट्रीय भावनाएं से समर्पित होना। भावनाएं से समर्पित होना। समर्पित होना। सैनिकों को राष्ट्रीय भावनाएं से समर्पित होना। जो सैनिक थे वो राष्ट्रीय भावनाएं से समर्पित थे। जो मतलब बेलशेविक दल ने सैनिकों का गठन किया, लाल कुर्ती सैनिकों का गठन किया, जिसमें करीबन ज़्यादा सैनिक थे, लाखों के करीबन सैनिक थे, 20 लाख के करीबन सैनिक थे। वो राष्ट्रीय भावना से समर्पित थे। इसलिए इस दल का विजय का कारण रहे मजदूर और किसान वर्ग का समर्थन होगा, योग्य नेतृत्व का स्टालिन लेनिन, रूस का क्षेत्रीय विस्तार होगा, सैनिकों का राष्ट्रीय भावनाओं से समर्पित होना।
अब 20वीं शताब्दी की क्रांति के प्रभाव परिणाम, 20वीं शताब्दी के क्रांति के प्रभाव परिणाम। प्रभाव परिणाम 20वीं शताब्दी की क्रांति के प्रभाव परिणाम इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि पहली बार साम्राज्यवाद या मजदूर वर्ग का शासन हुआ। यूरोपीय जगत में पहली बार किसी देश में मजदूर या साम्राज्यवाद का शासन हुआ। मजदूर या साम्राज्यवाद का शासन हुआ तो पूंजीपति या मजदूर मतलब कि मजदूर वर्ग से लड़ाई होना निश्चित था। पहली बार क्योंकि ऐसे क्रांतियां हुई थी लेकिन किसी देश में ऐसे मजदूर वर्ग का शासन नहीं हुआ था जिस तरह रूस का हुआ था, क्योंकि क्रांतियां पहले भी मजदूर और किसान वर्ग की हुआ करती थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। पहली बार मजदूर और किसान वर्ग का प्रत्यक्ष शासन हुआ। और प्रत्यक्ष शासन हुआ मतलब जब प्रत्यक्ष शासन हुआ मजदूर किसान वर्ग के, तो तब पूंजीपति और मजदूर वर्ग से लड़ाइयाँ होनी, मजदूर और किसान वर्ग, पूंजीपति और मजदूर वर्ग से लड़ाइयाँ होनी एक निश्चित हो गई। इसीलिए जब से रूस बना तब से लेकर 92 तक 1991 तक कहीं प्रत्यक्ष तौर पर अप्रत्यक्ष तौर पर एक दूसरे के भिड़ंत लड़ाइयाँ होती रही, लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई। अब जाहिर सी बात है लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई। और तीसरा नंबर कि और देशों में भी साम्राज्यवाद का शासन का मार्ग खुल गया। और देशों में भी साम्राज्यवाद का मार्ग खुल गया। साम्राज्यवाद या मजदूर वर्ग के दल का मतलब शासन का मार्ग खुल गया और देशों में भी, जैसे अब एक रूस बना ही और देश से यूरोपीय कहे कि पूरे मतलब कि यूरोप छोड़िए पूरे एशिया पूरे विश्व में अब रूस में राजवंश का पतन हो गया। अनेक राजवंशों का पतन हो गया। जाहिर सी बात है कि जब साम्राज्यवाद का शासन आ गया तो रूस में जार वंश का शासन, जार वंश कहते थे वो क्योंकि उसका नाम जार था, उसके रोमेनोव वंश कहते थे, तो उसका शासन समाप्त हो गया।
रूस में रूस में रूस में जार का शासन समाप्त हो गया। का शासन समाप्त हो गया समाप्त हो गया रूस में जार वंश का शासन समाप्त हो गया और नए ढंग से साम्राज्यवाद का शासन चालू हो गया। साम्राज्यवाद का शासन चालू हो गया और नए ढंग से साम्राज्यवाद का शासन चालू हो गया। नए ढंग से साम्राज्यवाद का शासन चालू हो गया। अब नए ढंग से जब साम्राज्यवाद का शासन चालू हो गया तब रूस में क्या क्या बदलाव आए, क्योंकि जब जार था तब उसने रूसीकरण करना चाहा। रूसीकरण का मतलब कि एक जार एक ईसाई और एक जार एक ईसाई एक रूस, क्योंकि रूस में मंगोल, ततार और उज्बेक जैसे प्रदेश भी थे। इन सब में आते थे। मुस्लिम कंट्री में कुछ क्षेत्र पर कब्जा था, तो रूस ने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया। रूस ने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया। रूस ने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया। अब रूस ने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया क्योंकि रूस में जातियां काफी थी, क्योंकि रूस में मंगोल, ततार नहीं, मंगोल तो मंगोलिया से अलग हो जाता है। रूस में उज्बेक, कजाक, आज जैसी जातियां रहती थी इसलिए धर्मनिरपेक्ष को अपनाया। रूस का औद्योगिक विकास। देखो, रूस में धर्मनिरपेक्ष इसलिए अपनाया गया क्योंकि रूस में भी उज्बेक, कजाक जैसी जातियां रहती थी, जो जार के नीतियों के चलते उन्होंने काफ़ी विद्रोह भी किया, मारे गए, काटे गए लोगों को। इसलिए कि विद्रोह ना हो, इसलिए रूस का शासन धर्मनिरपेक्ष हो, इसलिए धर्मनिरपेक्ष रूस का शासन अपनाया गया। धर्मनिरपेक्ष का मतलब कि सरकार किसी धर्म से ताल्लुक नहीं रखेगी। रूस का औद्योगिक विकास। रूस का औद्योगिक विकास इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पहली बार किसी देश में साम्राज्यवाद या किसान मजदूर वर्ग का शासन था, और पूंजीपति देश जो पूंजी के वर्ग के समर्थक थे, वहीं किसी भी प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करना नहीं चाहते थे।
इसलिए रूस को अपने बलबूते पर औद्योगिक क्रांति प्रारंभ करनी पड़ी। अपने बलबूते पर रूस किसी भी देश से प्रौद्योगिकी मिलने की संभावना नहीं थी। किसी भी देश से प्रौद्योगिकी मिलने की संभावना नहीं थी। इसलिए रूस ने अपने बलबूते पर प्रौद्योगिकियों का विकास किया। अपने बलबूते पर प्रौद्योगिकियों का विकास किया। क्योंकि रूस को पता था कि किसी देश से उसे कुछ भी प्रौद्योगिकी मिलने वाली नहीं थी, इसलिए रूस ने अपने बलबूते पर प्रौद्योगिकी का विकास किया। अब अगले चरण में हम पढ़ेंगे लेनिन के बारे में।